वास्तव में उस कला में छुपा हुआ भारत, इतने सारे कलाकारों के विश्वास को मैं जीत पाई। तो उनके बेटे ने फ़ोन उठाकर बोला कि नहीं, माँ तो बैंकॉक गई है। हमारा भारत बहुत लंबे समय तक आक्रांताओं से संघर्ष करता रहा। कपड़े के ऊपर विभिन्न प्रकार की एम्ब्रॉयडरीज करते हैं हाथ से। तो पापा ऐसा विचार कर लिया है, तो ठीक है, अब जब विचार कर लिया है तो आगे बढ़ना है। बहुत कुछ कलाएं हमारे देश में लुप्त होती जा रही हैं। नमस्कार, नेशनल यूथ सिंपोजियम के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ आज पंचकन्या के फाउंडर और सीईओ डॉक्टर समीक्षा नायक जी हमारे साथ हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि नेशनल यूथ सिंपोजियम में जो इंटरव्यू की श्रृंखला हम लोग चला रहे हैं, उसी में ऐसी शख्सियत जो आपके जीवन को और हमारे समाज को प्रभावित कर रहे हैं और आपके जीवन में जो बदलाव ला सकते हैं, उसी श्रृंखला में हम आज आप मोटिवेशनल स्पीकर और मोटिवेशनल शख्सियत डॉक्टर समीक्षा नायक जी से आपको रूबरू करवाते हैं। मैडम, सबसे पहले आपका मेरा क्वेश्चन है, आप जो हमारे दर्शकों को हम जानना चाहते हैं कि आपका एजुकेशन क्या रहा? निखिल भाई, मेरा प्रोफेशनल मेरा एजुकेशन मैच नहीं करता है। मैं शिक्षा से स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैंने पीएचडी किया हुआ है स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से एमबीए किया हुआ है। बाकी बीच बीच में समय मिला तो इग्नू से डाइट का डिप्लोमा, योग में डिप्लोमा। तो वास्तव में जो शिक्षा रही वो चिकित्सा जगत से ही जुड़ी हुई रही। अच्छा। जी। तो फिर आपका ये पंचकन्या का आपको आइडिया कैसे आया? ऐसा था कि कोविड का समय था। कोविड के जो 2-2.5 साल निकले वो बहुत संघर्ष में निकले, विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर। तो उस समय बहुत सारे लोगों को परेशान और विश्व को वास्तविकता से जूझते हुए देखा। जी। हॉस्पिटल में बहुत मेहनत किया। उस समय मैं एक हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन देख रही थी। जी। परिवारों को बिखरते हुए देखा, आर्थिक तंगी की स्थिति को सामना करते हुए देखा। जी। तो उस समय बहुत सारे भावनात्मक उथल पुथल चले उन 2 वर्षों में। और कोविड की समाप्ति तक आते आते ऐसा एक विचार आया कि हर मनुष्य के अंदर, चाहे वो किसी भी विचारधारा का हो या किसी भी पृष्ठभूमि का हो, पर कहीं ना कहीं संवेदनाएं सभी में होती हैं और भावनाएं भी सभी में होती हैं। तो उन भावनाओं से और उन संवेदनाओं से जुड़ने का कोई प्रयास या कोई मार्ग अपने आप को दिखाने का बहुत प्रयत्न किया। और उसी बीच एक पंचकन्या पुस्तक मैं पढ़ रही थी, जो कि इंग्लिश की एक पुस्तक थी, जो दिल्ली की एक राइटर हैं, यंग राइटर हैं, दीप्ति जे वर्मा। अमेज़न पर भी ये पुस्तक उपलब्ध है। तो दीप्ति जी से थोड़ा सा परिचय था पहले से। उनकी पुस्तक मिली मुझे पढ़ने के लिए, डायरेक्ट दीप्ति जी ने भेजी थी। उसमें अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी ये प्रातः स्मरणीय मानी जाती है हमारे शास्त्रों में। इन 5 कन्याओं को, आधुनिक स्त्री को उन 5 कन्याओं के रूप में रखकर और उनके संघर्ष की कहानी को बड़े ही सुंदर तरीके से उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। तो एक तरफ वो भावनात्मक उथल पुथल तो मन में थी ही, और साथ में ये पंचकन्या के बाद एक सशक्त नारी का जो एक रूप मन में आया। तो कुछ, क्योंकि स्वयं भी एक स्त्री हूँ, तो एक महिलाओं के प्रति संवेदना, एक समाज के प्रति संवेदना, तो उन दोनों तरह की संवेदनाओं को जोड़कर कुछ एक नया रूप देने का प्रयास किया। तो संस्कृति से लगाव था, कलाओं से लगाव था। भारत के हर राज्य में बिखरे हुए विभिन्न सौंदर्य कलाओं के रूप में, परिधान के रूप में, भोजन के रूप में, विचारों के रूप में, भाषा के रूप में, जो ये इतनी ज्यादा विभिन्नताएं हैं, उसमें एक रूपता जो भारत का एक विशेषता है, उस विशेषता को लेते हुए इस पंचकन्या का हमने उसको आकार दिया, उसको स्वरूप दिया, जो आज आप जहाँ पर बैठे हुए हैं। जी। मैम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे जितना आपने पंचकन्या के बारे में बताया,
पहला एक ब्रीफ में हमारे दर्शकों को बता दें कि जैसा कि उन्होंने स्क्रीन पे पहले देख भी लिया होगा कि पंचकन्या की स्टोर है जिसमें हथकरघा और विभिन्न संस्कृतियों को समाहित करके एक बहुत अच्छा स्टोर यहाँ पर बनाया गया। पंचकन्या है क्या बेसिकली, इसमें क्या क्या आपने या आपको क्या क्या आपने मिलाया है और क्या क्या चीज़ें बनती हैं और क्या क्या? तो निखिल भाई, ऐसा है कि पहले तो पंचकन्या एक स्टोर नहीं है, पंचकन्या एक विचार है जी। ये एक स्वप्न है बहुत ही सुंदर। आपने पंचकन्या का भी लोगो आप देखा होगा, आपने देखा होगा 5 कन्याओं के चारों तरफ एक इंद्रधनुष दिखता है। स्त्री बड़ी ही बहुत अलग अलग विभिन्न रंगों से रंगी हुई उसका व्यक्तित्व होता है स्त्री का। तो पंचकन्या भी ऐसे बहुत सारे रंग से भरे हुए स्वप्न को लेकर चला है, जिसका मुख्य उद्देश्य है भारत की विविधता में एकात्मता को हम लोगों तक ले जा पाएं, क्योंकि ये आधुनिक युग है और हम ग्लोबलाइज होते जा रहे हैं। तो हमारा फैशन, हमारे आचार विचार, व्यवहार, भोजन सभी कुछ ग्लोबल लेवल पर चला गया है। हम आज इटली का भोजन भी कर रहे हैं, फ्रांस का भोजन भी कर रहे हैं, और हर तरह के अलग अलग राज्य विश्व स्तर पर अलग अलग देशों से हमें स्वाद भी मिल रहे हैं, परिधान भी मिल रहे हैं, विचार भी मिल रहे हैं। तो भारत के अंदर वास्तव में जो 28 राज्य हैं, उन राज्यों की हर एक राज्य की एक क्राफ्ट है, एक रंगों की कला है, एक कला की पद्धति है, उस पद्धति में छुपा हुआ विचार है, उस पद्धति में छुपी हुई संस्कृति है, उस पद्धति में छुपा हुआ इतिहास है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि वो इतिहास, वो विचार, वो संस्कार वास्तव में उस कला में छुपा हुआ भारत, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ या गुजरात में चले जाओ या तमिलनाडु में चले जाओ या जम्मू कश्मीर में चले जाओ, आप चारों भारत के कोनों में जो किनारे पर जो हमारे स्टेट्स हैं, उन सबको आप जोड़ोगे, उन सब की विविधताओं को देखोगे, तो आपको कहीं ना कहीं उस हर विविधता में भारत दिखेगा। तो हम चाहते हैं पंचकन्या के माध्यम से हमारे बच्चे, हमारी युवा पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी और हमारे साथ वाली पीढ़ी भी इस कला को समझ सके, इसमें भावनात्मक रूप से जुड़ सके, क्योंकि वास्तव में पंचकन्या एक भावनात्मक विचार है, एक भावना है, एक सुंदर भावनात्मक स्वप्न है। जी, जैसा कि आपने कहा समीक्षा जी कि एक भावना है, एक स्वप्न है, एक विचार है, लेकिन आप आज के परिवेश में देखेंगे कि बेसिकली यहाँ सब समाज, मतलब सभी राज्यों की संस्कृति यहाँ पर समाहित है। मध्य प्रदेश जहाँ पर हम लोग बैठे हैं इंदौर में, मध्य प्रदेश में विभिन्न संस्कृति अलग अलग दिशाओं में व्याप्त हैं। आपने शायद उसको भी समाहित किया है। तो अभी तक जब आप इतना दूर यहाँ तक आ गए हैं, इतना अच्छा आपने सफ़र तय किया, तो आप अभी तक कौन सी संस्कृति आपके सबसे नज़दीक रही है, या कौन सी नज़दीक आपको बहुत अच्छी लगी है, जिससे आपने मतलब जो आपको बहुत अच्छा मतलब आपको लगा? तो इस बारे में मेरा ऐसा विचार है कि संस्कृति में तो विविधता नहीं, सभ्यताओं में विविधता होती है। संस्कृति लगभग एक ही होती है, संस्कृति में तो एक रूपता आपको दिखेगी। सभ्यताएं समय के साथ साथ परिवर्तित होती रहती हैं। तो अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जनजातीय क्षेत्र बहुत बड़ा है, और जनजातीय आबादी के लिए मध्य प्रदेश हमारे भारत में जाना जाता है। तो जो जनजाति समाज के अंदर लोक कलाएं मिलती हैं, वो बहुत ही अद्भुत होती हैं। उनमें बहुत ही प्रकृति को आप अनुभव कर सकते हैं उस जनजाति कला में। तो भील जनजाति और गौड़ जनजाति के द्वारा विभिन्न प्रकार की पेंटिंग और कलाएं बनाई जाती हैं। पहले तो ये दीवारों पर उकेरी जाती थी, लेकिन अब ये कैनवास पर भी रंगी जाती हैं। और मध्य प्रदेश में जब भारत भवन बना, भारत भवन के बाद बहुत सारे भील और गौड़ जनजाति के लोगों को कलाओं से जुड़कर और विस्तृत और वृहद स्तर पर कार्य करने का मौका मिला। मेरी अभी रिसेंटली बात हुई भारत भवन के कुछ पुराने कलाकारों से, जिसमें एक भूरी बाई हैं। तो
उनको मैंने जब फ़ोन लगाया, ये परसों की बात है, तो मैंने उनको पूछा कि आपसे बात करना था, आपसे बात संभव है? तो उनके बेटे ने फ़ोन उठाकर बोला कि नहीं, माँ तो बैंकॉक गई है। तो मैंने पूछा बैंकॉक क्यों गई है? बोले गॉन्ड आर्ट सिखाने के लिए गई हुई है। तो बैंकॉक हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, हर जगह। अभी रिसेंटली एक गुजरात में एक भुज, एक छोटी सा जगह है, भुज के एक गांव से मुझे एक व्यक्ति ने कुछ फ़ोटो भेजे जिसमें वो चाइना के लोगों को अजरक प्रिंट की ट्रेनिंग दे रहा था। तो मुझे देखकर बड़ा अच्छा लगा कि इतने विश्व स्तर पर, मतलब शायद हम भारत के लोग उस चीज़ को इतना नहीं गंभीरता से ले रहे हो, लेकिन चीन से यात्रा कर कर, जापान से, जर्मनी से, बैंकॉक से या अलग अलग जगह से लोग हमारी भारत की कलाओं को, चाहे वो टेक्सटाइल के फील्ड में हो, चाहे पेंटिंग के फील्ड में हो या वीविंग के फील्ड में हो, जानने का, उसको कॉपी करने का और उसको सीख कर अपने देशों में कुछ डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। रही बात मुझे मेरे पसंद की, तो महेश्वरी साड़ी या चंदेरी साड़ी, हर कला अपने आप में पूर्ण है, सभी की अपनी खासियत है, सभी की अपनी विशेषता है। तो सभी सुंदर हैं, सभी प्यारी हैं, उनको बनाने वाले बहुत प्यारे हैं। कभी आप मिलने जाइए उनसे, इतना भोलापन है उनके व्यक्तित्व में, इतनी सादगी है। आप सोचिए, दिल्ली के स्टोर में जो साड़ी 50,000 में बिक रही है या 1 लाख में बिक रही है, उसको बनाने वाला, चंदेरी में बैठा हुआ वीवर इतना सामान्य और साधारण है, और शायद उसने कभी अपने जीवन में चंदेरी साड़ी ना पहनी हो। तो ये, अभी मैं थोड़े समय पहले राजस्थान गई थी, बाड़मेर के पास एक छोटे से गांव में मेरा एक कुछ मुस्लिम परिवार की बच्चियों से मिलना हुआ। लगभग 7 से 8 बच्चियां थीं और वो सारी बच्चियां अड्डा पे काम कर रही थी, जो हैंड वर्क होता है, एक खटिया जैसा होता है, और उस पर निडल को ऐसे हैंड वर्क का कार्य करते हैं रेशम के ऊपर। तो मैंने उनको पूछा कि आप इतना सुंदर हैंडवर्क करते हो, तो आप की शादी होगी, आपके परिवारों में शादी हो तो बहुत सुंदर लहंगे पहनते होगे, आप तो स्वयं हैंडवर्क करते हो। तो उसने बोला, दीदी हम तो जीवन भर नहीं पहन पाते। तो मैंने कहा क्यों? कहती दीदी हमें बहुत महंगे पड़ते हैं। तो आप उन संवेदनाओं को अनुभव कीजिए कि बनाने वाला व्यक्ति उसको कभी नहीं पहन पाया। तो मेरे लिए ये प्रश्न बहुत उत्तर देना संभव नहीं है कि कौन सी कला मुझे सबसे अच्छी लगी, क्योंकि कला तो ठीक है, मैं कलाकार के भाव से इतनी जुड़ी हुई हूँ कि हर कला अपने आप में मुझे मेरे पास शब्द नहीं है उसको कहने के लिए, उन भावों को व्यक्त करने के लिए। तो सभी की अपनी विशेषताएं हैं। जी, मैं समझ सकता हूँ। मैडम, आप एक चीज़ मुझे बताइए कि अभी मेरे मन में एक प्रश्न आया है कि आपने जैसे बोला कि चीन के, जर्मनी के और काफ़ी लोग हैं जो हमारी संस्कृति को सीखना चाहते हैं, हमारी कला को सीखना चाहते हैं। अपन उत्तर प्रदेश में अगर बनारस कभी आप जाएं, मैं काफ़ी टाइम वहाँ पर रहा, तो मैंने देखा कि लोग संस्कृत सीखने के लिए वहाँ पर आते हैं। ये क्या कारण रहा हमारे देश में या हम लोगों में कि हम लोग हमारी संस्कृति से तो दूर हो गए, लेकिन दूसरे की संस्कृति हमने अपना ली बहुत जल्दी। तो ऐसा क्या कारण है, और दूसरे लोग हमारी संस्कृति सीखने आते हैं हमारे देश, तो इसके पीछे क्या कारण है? बहुत ही साधारण कारण है। हमारा भारत बहुत लंबे समय तक आक्रांताओं से संघर्ष करता रहा। जैसे बोलते हैं, कई लोगों को मैंने बोलते हुए सुना हमारा भारत परतंत्र रहा, पर मैं मानती हूँ कि परतंत्र कभी नहीं रहा, संघर्षरत रहा। परतंत्रता और संघर्ष में बहुत अंतर होता है। भारत ने काफ़ी समय तक संघर्ष किया, कई विदेशी आक्रांता हमारे भारत के अंदर आए, और विश्वास मानिए कि कभी भी किसी व्यक्ति को कमज़ोर करना है तो उसकी विचारधाराओं को, उसके मूल को कमज़ोर कर दीजिए, तो उस व्यक्ति और वो समाज को आप आसानी से कमज़ोर कर सकते हैं। तो वास्तव में भारत को कमज़ोर करने के लिए, क्योंकि भारत अपने विचारों को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर बहुत प्रतिबद्ध था, तो सबसे पहले उसको कमज़ोर करने के लिए संस्कृति पर प्रहार किया गया। संस्कृति पर प्रहार करने से नेचुरली समाज कमज़ोर हो जाता है, और समाज राष्ट्र की ही इकाई है, तो वो राष्ट्र भी कमज़ोर हो जाता है। तो जब संस्कृति पर प्रहार हुआ और नेक्स्ट जनरेशन आती रही, तो संस्कृति से जो एक अटैचमेंट था, या उसके प्रति एक भाव था, या एक विश्वास था, या वो ज्ञान था, वो डिलीवर नहीं हो पाया पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों तक।
तो वहाँ पर हमारी एक बहुत बड़ी चूक हो गई, या वो परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि वो संभव नहीं हो सका। उसके बाद पाश्चात्य प्रभाव भारत के ऊपर बहुत रहा, लंबे समय तक रहा, तो उसके प्रभाव के कारण भी विचारधाराओं में परिवर्तन आया। तो अभी कुछ समय पहले एक बच्ची मेरे स्टोर पर आई, पंचकन्या पर आई। मैंने उसको पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो बोली मैं संस्कृत से पीएचडी करने के लिए जर्मनी जा रही हूँ। जर्मनी में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसा कि आप निखिल भाई पढ़ा ही होगा आपने, कि वो संस्कृत पर बहुत कार्य करते हैं। तो मैंने उस बच्ची से पूछा कि संस्कृत जैसा विषय आज के समय में लोग और स्पेशली युवा इतना कहाँ पसंद करते हैं, आपका संस्कृत को लेकर ऐसा क्या भाव जागा जो आपने संस्कृत से पोस्ट ग्रेजुएशन करके और पीएचडी के लिए जर्मनी जाने का प्लान है? तो बोले दीदी हमारे जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी हमारे आविष्कार हैं, जितने भी हमारे भारत के वैदिक काल के चिंतक हैं, उन्होंने जितनी भी हमारी जो कोर रचनाएं हैं भारत की, वो सारी संस्कृत भाषा में हैं। और हम उसकी वैल्यू को शायद उतना नहीं समझ पाए भारतीय होकर, जितना वो समझ गए जब हमारे देश में वो आए। तो उन्होंने संस्कृत को मजबूत करने के लिए, संस्कृत पर आधिपत्य करने के लिए, कि संस्कृत भाषा पर उनका कमांड अच्छा हो जाए, सो दैट कि हमारे जितने भी वो वैदिक शास्त्र है, जिनके अंदर छुपे हुए वो अमृत तत्व है, जिनसे जो शायद वर्षों आगे तक की विचार और वो आधुनिकता वाली सोच, या वो डेवलपमेंटल सोच, या जो विज्ञान आज नहीं देख पा रहा है, वो हमारे ग्रंथों में आज से कई वर्षों बाद का भी देखा हुआ है। तो वो उन सारी चीज़ों को कैप्चर करना चाहते हैं, उनका उद्देश्य कुछ उस प्रकार का है। ये तो आपने बहुत डेप्थ में बात कही है, और शायद मुझे लगता है कि अच्छे से समझ में भी आ गया होगा हमारे व्यूअर्स को। तो जहाँ तक आपने बताया समीक्षा जी, ये मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे आप लेकिन मतलब आप स्टोर यहाँ पर पंचकन्या का है, जैसा हम लोग देख पा रहे हैं। अब वर्तमान की परिस्थितियों को आप देखेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट के बड़े बड़े ब्रांड इंडियन मार्केट में हैं, हम आसपास हमारे मार्केट में देखते हैं। तो उनको आप कैसे कॉम्पीट करेंगे? जब आप मानता हूं कि मैं संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें हैं लोगों को, लेकिन फिर भी आज लोग, हमारे जो यूथ है स्पेशली, वो इंटरनेशनल ब्रांड्स को ज्यादा पसंद करता है। तो उस जगह पर उस कंपटीशन में आप अपने आप को कहाँ पर रखते हैं और कैसे कॉम्पीट आप करेंगे? देखिए, अभी से तो मैं भविष्य नहीं देख सकती, तो मैं आपको स्पष्ट तो नहीं कह सकती कि मैं कहाँ पहुंचूंगी भविष्य में जी। पर मुझे किसी रेस का हिस्सा नहीं होना है, मुझे कोई दौड़ में शामिल नहीं होना है कि मुझे कैसे भी करके अपनी पंचकन्या को वैश्विक स्तर पर खड़ा करना है। देखिए, जब भी हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो एक बहुत ही सकारात्मक सोच और विचार के साथ ही शुरू करते हैं। तो मैंने भी उसी सोच के साथ किया, अभी भी वही सोच रखती हूँ और भविष्य में भी वही सोच रखूँगी। लेकिन मुझे जो ये बाज़ारवादी सोच है, बाज़ार में स्थापित होने वाली सोच से थोड़ा हट के, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था निखिल कि मेरा जुड़ाव इस संस्कृति से भावनात्मक रूप से है। तो मैं इसको एक कंपनी के रूप में कम, एक भावनाओं के रूप में अधिक देखती हूँ। और अभी बहुत थोड़ा समय हुआ है पंचकन्या को शुरू किए हुए, लगभग एक वर्ष तो इस पंचकन्या के स्टोर को हुआ है, और इस विचार पे काम करते हुए मुझे कुछ 2.5 वर्ष हुआ है। तो इन 2.5 वर्षों में मैं इतने सारे भारत के, उत्तर भारत के, क्योंकि भारत अपने आप में बहुत वृहद है, विस्तृत है, तो अभी पूरे भारत को तो मैं कवर नहीं कर पाई, लेकिन लगभग उत्तर भारत को हमने कवर करने का प्रयास किया है। और उस उत्तर भारत में इतने सारे कलाकारों के विश्वास को मैं जीत पाई, उनसे जुड़कर उनको भावनात्मक रूप से मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ संबल मिलता होगा जब मैं उनसे मिलने जाती हूँ या उनको फ़ोन लगाती हूँ, तो उन्हें कुछ एक विश्वास महसूस होता होगा। सभी उत्तर भारत के जितने भी कलाकारों से मैं बात करती हूँ, सबसे बड़ी बात कि सब मुझे दीदी करके बात करते हैं, और सब मुझे, हर व्यक्ति, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी का हो या किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी जाति विशेष, समूह विशेष का हो, पर
एक उनके अंदर वास्तव में एक कलाकार ही दिखता है। और जब वो बात करते हैं तो वो इसी तरह बात करते हैं कि जैसे एक दीदी है और दीदी पर विश्वास है। तो बहुत ही कम समय में मैंने एक संबंध स्थापित किया है, एक परिवार बनाया है, और ये परिवार ही शायद मेरी ताकत है। और मुझे विश्वास है कि जब अपने साथ रहते हैं तो हम कहीं तो पहुंचते ही हैं। रही बात अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स की, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग भारतीय गांवों के छुपे कलाकारों को अपने देशों में ले जा रहे हैं अपनी कलाओं को समृद्ध बनाने के लिए। तो मुझे विश्वास है कि हम तो पहले से ही समृद्ध हैं, तो हमारे तो शायद कंपटीशन की तो बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी आपने इतने वर्षों की यात्रा में आपने ये तो देखा होगा कि लोगों का झुकाव किस तरफ है, हमारी संस्कृति के तरफ के नॉर्मल जो ब्रांड्स या नॉर्मल जो मार्केट है उसकी तरफ। आपने ये तो देखा ही होगा अभी तक। देखिए, झुकाव, व्यक्ति का जो झुकाव है या जो स्वभाव है ये बदलता रहता है जी। बच्चे आजकल आपने देखा होगा, यंग बच्चे कोरियन सीरियल्स देखना बहुत पसंद करते हैं। 2-3 वर्ष के बाद वो वापस से अपने उसी पद्धति पर आ जाते हैं जो आज हम हैं। तो आयु के हिसाब से विचार बदलता है, विचार के हिसाब से स्वाद बदलता है। शायद बचपन में पिज़्ज़ा खाना पसंद होता है और एक समय के बाद रोटी भाजी में ही आनंद आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पीढ़ी के लोग तो हमसे जुड़े हुए हैं, जो मेरी पीढ़ी के लोग हैं, मुझसे बड़े 30 वर्ष से बड़े लोग हैं, 30, 40, 50, 60, इन सब का तो बहुत लगाव है, बल्कि इनका इसी में लगाव है। भारत के लोगों की बात मैं कर रही हूँ, बल्कि विदेशियों का भी मैंने झुकाव देखा है, भारत के हैंडलूम में, भारत के सिल्क में, भारत के फैब्रिक्स में, खादी और लिनन। आजकल तो खादी का कितना ज़्यादा विश्व स्तर पर, यूरोप के लोग खादी के कुर्ते और खादी की साड़ियाँ, और मैं अभी वृंदावन गई थी, वहाँ पर मैंने बहुत सारे अंग्रेज़ों को भारत की सूती जो मल कॉटन की साड़ी होती है, हैंड ब्लॉक प्रिंट की, वो पहने हुए देखा। तो आनंद ले रहे हैं भारतीय परिधानों का। तो मुझे विश्वास है कि भारत तो समृद्ध है और समृद्ध रहेगा, और मुझे विश्वास है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी हमारी अच्छी पकड़ है और भविष्य में और अच्छी बनेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप भविष्य में बहुत अच्छा मतलब स्थान पर प्राप्त करें, पंचकन्या को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें, ऐसी मैं कामना करता हूँ और आपको शुभकामनाएं देता हूँ। मैं भी कामना करती हूँ कि आप जैसे युवा खादी की जैकेट्स पहने, खादी के कुर्ते पहने, खादी के स्टोल पहने, और हमारे टेक्सटाइल को, हमारे कलाओं कृतियों को, हैंड पेंटिंग्स को आप लोग मीडिया वाले इसी तरह से समाज में प्रेषित करें, ताकि दिन दुगनी रात चौगनी समृद्धि, और वास्तव में तो भारत समृद्ध है और समृद्ध और धनवान होता रहे। जरूर। एक लास्ट क्वेश्चन है मैडम आपसे कि आपको इतनी बड़ी यात्रा में, मतलब अभी तक की जो आपकी यात्रा रही है, इसमें सबसे आपकी कठिनाई पहले तो क्या क्या आई है, लेकिन एक ऐसा भी कई बार दौर होता है ना कि जब हम स्टार्ट करते हैं, कोई चीज़ शुरू करते हैं और तकरीबन कुछ थोड़ा दूर जाते हैं, तो एक बहुत बड़ी एक कभी कठिनाई आ जाती है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम पैर पीछे कर लें। असल में ये क्वेश्चन पूछने का मेरा इसलिए मकसद मेरा ये है कि हमारे जो अधिकांश व्यूअर्स हैं वो यूथ हैं, और खासकर कोई कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कोई न्यू एंटरप्रेन्योर हैं। तो इसी संदर्भ में मेरा पूछने का उद्देश्य है कि आपने कौन कौन सी कठिनाई आपने फेस करी है, और दूसरा सबसे बड़ी जो कठिनाई आपने फेस करके आप आगे बढ़े होंगे, तो क्या हो रही है? निखिल, मैं तो चिकित्सा जगत से थी, और चिकित्सा जगत से हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और कला के क्षेत्र में उतरना, जब आपको ABCD भी ना आती हो, तब आपको अंग्रेजी का पूरा भाषण लिखने को बोल दिया जाए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है। मुझे नहीं पता था कि कपड़े में ताना बाना करके कोई चीज़ होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल धागे का इस्तेमाल होता है, लूम किस तरह चलते हैं, लकड़ी के बनते हैं, लोगों को चलाते कैसे हैं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था।
सबसे पहले तो गूगल ने बहुत सहायता किया, बहुत सारी पढ़ाई की उसके बारे में, विभिन्न कलाओं के बारे में गूगल से पढ़ा, कलाकारों के बारे में पढ़ा, उस क्षेत्र में होने वाले कार्यों के बारे में पढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में इनकी मांग के बारे में पढ़ा। सब कुछ पढ़ने के बाद फिर ट्रैवल शुरू किया। जब पहली बार ट्रैवल शुरू किया तो विचार आया कि कहाँ से ट्रैवल शुरू करें, अब घर से निकले तो कहाँ जाएं। तो मुझे अपने आप में पूरे भारत के अंदर राजस्थान अपने आप में बहुत पसंदीदा राज्य मुझे लगता है, पधारो मारो देश। तो वो राजस्थान के ऊंट, वो रेगिस्तान, वो टेक्सचर, वो वहाँ के लहंगा चोली, वहाँ का दाल बाटी वाफला, जो वहाँ की समृद्धि है, राज रजवाड़ा जो रिफ्लेक्ट होता है वहाँ के कल्चर में, तो उसके प्रति बड़ा लगाव था, आकर्षण था, पिक्चरों में देखा था। तो सबसे पहले राजस्थान से ट्रैवल शुरू किया। राजस्थान में बाड़मेर और जैसलमेर में पहले गई, और जैसलमेर के आसपास पाकिस्तान के बॉर्डर, पाकिस्तान के तरफ से जुड़े हुए गांव भी और हमारे भारत के भी गांव में हैंडवर्क बहुत अच्छा होता है। कपड़े के ऊपर विभिन्न प्रकार की एम्ब्रॉयडरीज करते हैं हाथ से, बहुत सुंदर एम्ब्रॉयडरीज करते हैं। अब तो भारत सरकार इसके लिए बहुत कुछ कर रही है, कला और कलाकारों के लिए, पर ये बहुत कुछ कलाएं हमारे देश में लुप्त होती जा रही हैं। अब धीरे धीरे उनको रिवाइव करना शुरू किया है ताकि वो ख़त्म ना हो। नानी दादी से नई जनरेशन, नई पीढ़ी ने सीखना शुरू किया है। तो मैंने जब यात्रा शुरू की तो फिर राजस्थान के बाद गुजरात के बाद बिहार, भागलपुर, मधुबनी, इस तरह से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में यात्राएं की। और विश्वास मानिए, मैं बहुत ही, क्योंकि आप काम शुरू करते हैं, आप बिल्कुल 5 स्टार होटल में रुक के और इस तरह से काम करना संभव नहीं हो पाता है जब आपको कुछ खड़ा करना होता है। रेगुलर यात्राएं करनी पड़ती हैं, खर्चा बहुत होता है। बहुत ही साधारण से होटल में रुक के और वहाँ के ऑटो रिक्शा, क्योंकि वहाँ के लोकल लोगों को सबसे ज़्यादा वहाँ क्षेत्र की जानकारी होती है, तो मैं वहाँ के लोकल व्यक्ति को पकड़ूं कैसे। तो वहाँ ऑटो रिक्शा वाहन चालकों से, जो वहाँ के लोकल का व्यक्ति है, उनको पकड़ा, उनसे बोला कि यहाँ के जितने भी छोटे छोटे गांव हैं 50-100 किलोमीटर की रेंज में, 2 दिन मुझे घुमा दो, जो भी इसका पैसा लगे। तो उनके साथ मैंने गुजरात और भुज में तो भरी गर्मी में यात्रा की। इवन मैंने जब फ़ोन पर स्टेटस डाला अपना कि गुजरात भुज, तो लोगों ने बोला इतनी भरी गर्मी में थार में और गुजरात में और भुज में इस तरह से यात्रा करने की आवश्यकता क्या थी। पर विश्वास मानिए, उन यात्राओं में ना ही मुझे गर्मी लगी, ना ही वो जो भी एक परेशानियां अनुभव ही नहीं हुई। या तो मन में इतना उत्साह था, उमंग था, एनर्जी थी। जब आप किसी काम को शुरू करते हो तो इतने सकारात्मक होते हो कि नेचुरली आपके सारे पॉजिटिव हार्मोन्स आपको मोटिवेट करके रखते हैं। तो मेरा डोपामिन हाई पर था, पीक पर था, तो मैं बहुत ही मोटिवेटेड थी। तो वो बहुत ही आनंदमय सफ़र रहा। और दूसरा, संघर्ष बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगी कि मैंने बहुत संघर्ष किया और उसके बाद मैं यहाँ तक पहुँची। ये सारी बातें मुझ पर इसलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि मेरा परिवार मेरे लिए एक तरफा खड़ा रहा। अपने प्रोफेशन को छोड़कर जब इस फील्ड में आई तो पापा ने बोला कि इतनी पढ़ाई लिखाई बेटा वेस्ट हो जाएगी। तो पापा ऐसा विचार कर लिया है तो ठीक है, अब जब विचार कर लिया है तो आगे बढ़ना है। तो पापा, माँ ने, परिवार में सभी सदस्यों ने, हर व्यक्ति ने जो मुझसे जुड़ा हुआ था, जो वास्तव में समीक्षा को जानता था, उस व्यक्ति ने मेरा पूरा सपोर्ट किया, भावनात्मक रूप से भी और परिवार ने आर्थिक रूप से भी। तो मुझे कभी बहुत ज़्यादा अड़चने, हर्डल्स, परेशानियाँ, दिक्कतों का सामना बहुत नहीं करना पड़ा। और जी तो सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि जैसा कि आप डॉक्टर समीक्षा जी को जान रहे थे और जितनी हम लोगों ने चर्चा करी, तो जहाँ तक आप जान रहे हैं डॉक्टर समीक्षा जी को हम लोग, जो उन्होंने एक विचार लिया, एक किताब से विचार लिया और वो विचार आज यहाँ पर इतना बड़ा हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो मैं अपने व्यूअर्स से यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अध्ययन करिए और अपने विचारों को, जब हम कई बार सोचते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है करने को या नई नई चीज़ें नहीं आती हैं, तो उसके लिए नए आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए हमें खुद एक नए विचारों की ज़रूरत होती है। तो वो हमें किताबों से मिलता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अध्ययन कीजिए, नए नए विचार आपके पास जनरेट होंगे आपके मस्तिष्क में और उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
तो बहुत बहुत शुक्रिया समीक्षा जी, आपने हमें इतना समय दिया, आपका बहुमूल्य समय दिया, और उसके बाद आपने जो ये इतना अच्छा जो मंच आपने खड़ा किया है, खास करके उन लोगों के लिए जो हथकरघा और इतनी मेहनत करके और अपनी क्योंकि काम करना और अपनी कला को करना वो ठीक है, लेकिन जब तक उसे मंच ना मिले तब तक उसकी कोई कदर नहीं होती, और उसको आपने इतना अच्छा मंच दिया। आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम ये आशा करते हैं कि पंचकन्या अच्छे ट्रस्ट पे, और हम आगे आने वाले देश में बहुत अच्छे ब्रांड हम भारत के विभिन्न राज्यों में पंचकन्या को देखें। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। हम भी यही आशा करते हैं। धन्यवाद आपने, निखिल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपसे हमें बात के लिए, बहुत बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए तो